हे डियर जिंदगी, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल दीक्षा फैमिली में, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। क्रैश कोर्स के पहले वीडियो हमने साइंस का कंप्लीट कर चुका था और आज हम क्रैश कोर्स के दूसरे वीडियो पे चलेंगे। दूसरा वीडियो जिन्होंने कल का वीडियो यानी पहला वीडियो देखा होगा उनको मालूम होगा कि मैंने बोल रखा था कि दूसरे वीडियो में मुझे चर्चा करना है रासायनिक समीकरण क्या होता है, इस पे चर्चा करेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है और संतुलित समीकरण क्या होता है, इन्हीं टॉपिक पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं तो काफी महत्वपूर्ण होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखना, और रासायनिक समीकरण क्या होता है यह भी जानना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। चलिए तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, आप लोगों से पूछे तो आप लोग इस परिभाषा को लिख सकते हैं। परिभाषा कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है जिसमें भाग लेने वाले कोई भी पदार्थ हो या तत्व हो, जिसको संकेत एवं सूत्रों की सहायता से, यानी संकेत कही या सूत्र के उसकी सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण, यानी जो भी अभिक्रिया कर रहा है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन का सूत्र हमने लिख दिया, यानी इसका संकेत लिख दिया H होता है, क्लोरीन Cl होता है तो क्लोरीन का हम Cl लिख दिया, यानी इसके सूत्र के माध्यम से लिखना ही, इसका निरूपण करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण दूसरा लिए हुए जहां यहाँ पे Fe है, फेरस, यानी फेरस कहते हैं लोहा का, यानी साइंटिफिक नाम होता है फेरस, लेकिन आयरन हम कहते हैं, लेकिन आयरन हम नहीं लिख सकते इंग्लिश में। आयरन को आई से हम यहाँ पे सूचित न करके एफ से सूचित करते, फेरस या फेरम कहते हैं। इसी प्रकार से साइंस का इसका नेम होता है। और यहाँ पे H2O यानी जल अभिक्रिया कर रहा है तो हमें प्रतिफल दे रहा है क्या, यानी उत्पाद क्या दे रहा है, Fe3O4 प्लस H2 दे रहा है। अब समझिए एक चीज तो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आपको मालूम चल गया कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले कोई भी तत्व हो या कोई भी सूत्र हो, यानी कोई भी पदार्थ या कोई भी तत्व हो जो भाग लेते हैं उसको हम एक सूत्र के माध्यम से लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। यहाँ पे अभिक्रिया लिखा गया, आई रियली सॉरी, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यह समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब देखिए रासायनिक समीकरण समझ में आ गया तो एक दो चीज यहां पे ले आऊं, एक है आपका संतुलित समीकरण, एक है आपका असंतुलित समीकरण। यहां पे आपको देखने से पता चलता होगा। सबसे पहले समझिए संतुलित समीकरण को कैसे पहचानेंगे और असंतुलित समीकरण को कैसे पहचानेंगे। अगर यह हमें पहचानने आ गया तभी हमको समझ में आएगा। इससे भी पहले हमें यह समझना पड़ेगा आपको कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए रासायनिक समीकरण का लिखने का नियम होता है। लिखने का नियम क्या होता है, कोई भी अभिकारक जैसे ही अभिक्रिया करेगा ना, अगर एक करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो ही करता है हमेशा, शुरू में है ना दो करेगा, ठीक। इधर प्रतिफल भले ही दो एक आए, उत्पाद यानी एक आए, लेकिन इधर अभिक्रिया दो करेगा। तो दो अभिक्रिया करेगा ना तो बीच में आपका मध्य में प्लस का चिन्ह लगाना, यह हमारा नियम कहता है। अगर रासायनिक समीकरण को लिखना है तो यह नियम कहता है। उसके बाद अभिक्रिया किस तरफ कर रहा है, इसके लिए हम तीर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, तीर का। यह दर्शाने के लिए कि अभिक्रिया इस तरफ हो रहा है। तो उत्पाद क्या हमारा मिला, उत्पाद मिला हमका 2HCl, इसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यहां पर भी देख लीजिए आपका लोहा अभिक्रिया कर रहा है जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहां पे हमें उत्पाद देता है Fe3O4 और प्लस में H2 यानी हाइड्रोजन देता है। तो यह हो गया आपके एक साधारण सी भाषा में हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो हमें यह ना जानना है कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है। आप लोग बेहतरीन तरीका से जानते होंगे, फिर भी मैं बता रखा। अब देखिए रासायनिक समीकरण में यहां पे आपको मालूम चल, जब H2 दो गो है और Cl दो गो है तो यहां पे तो लिख दिया 2HCl, इसका मतलब क्या है, यह संतुलित समीकरण। यहां पे भी दो, यहां पे भी दो, तो एक प्रकार से इधर हम दो लिख दिए तो H भी दो हो गया और Cl भी हमारा क्या हो गया, दो हो गया। तो यह हमारा संतुलित समीकरण है। यहां पर देखिए यह हमारा असंतुलित समीकरण, एक संतुलित समीकरण का उदाहरण लिए हुए, एक असंतुलित समीकरण का उदाहरण लिए हुए। क्यों लिए हुए आपको बताएंगे कि संतुलित समीकरण कैसे करेंगे। चलिए ये देखिए संतुलित, यहाँ पे Fe है प्लस H2 है, यहाँ पर देखिए Fe3 है, तो भाई 3 कहां से है, यहाँ पे तो 3 है नहीं, O4 है, यहाँ पे O एक ही है, तो देखिए कहां H2 है तो H2 है, ठीक है भाई। तो जो हमें बढ़ गया, यह तो अगर हमें कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, यानी संतुलित समीकरण करने का नियम होता है। संतुलित समीकरण में नियम कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो
निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, यानी ना हम इसका निर्माण भी कर सकते हैं पुनः से और ना ही इसका हम विनाश भी कर सकते हैं। किसी का भी इसमें ना हम निर्माण कर सकते हैं और ना विनाश कर सकते हैं। पहला यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहने का मतलब संतुलित अगर समीकरण करना है तो हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा यह नियम कहता है, यह नियम आपको समझ में आएगा, अगर यह ना समझ में आए तो कोई नहीं, दूसरा भी समझ में आ जाएगा तो आपसे बन जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब कह रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। यानी अगर हम अभिकारक जिसके साथ करा रहे हैं, मान लीजिए H2 और प्लस Cl2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो हमारा इधर भी सेम आना चाहिए द्रव्यमान और इधर भी सेम द्रव्यमान आना चाहिए। तो यहां पर देखिए ये इधर तो सेम द्रव्यमान है लेकिन इधर हमें सेम द्रव्यमान करना था तो हम 2HCl लगाकर सेम द्रव्यमान कर लिए। अब चलिए इसको हम संतुलित करना सीखते हैं। इसको किस प्रकार से संतुलित करेंगे, इसी नियम का प्रयोग करेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रयोग करेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है अभिकारक तत्व के कुल द्रव्यमान भी हमें बराबर होना चाहिए और यह कहता है दूसरा क्या कि अब उत्पादन तत्वों का भी कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। चलिए तो अब इसे हमें संतुलित करना सीखते हैं, किस प्रकार से इसको संतुलित करेंगे और जब यह हमें संतुलित करने आ जाएगा तभी हमें इस क्लास का व्यू पता चलेगा कि हमने आज क्या सीखा। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले अगर आप लोग उतारना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आप लोग कहते हैं कि सर लिख कर पढ़ाने में समय लगता है और क्या बताए साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में न लिखेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। फिर भी कोई नहीं, आप लोग उतारिए, फिर मैं कुछ लिखता हूं उसके बाद आपको समझाता हूं ताकि आपका समय कम लगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए अच्छा से। तो अब देखिए इसे संतुलित करते हैं। इसे संतुलित करने के लिए बहुत ही आसान नियम का प्रयोग करेंगे। जैसा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कह रहा था, ना कि हम इसके सूत्र में परिवर्तन कर सकते हैं और ना ही इसके द्रव्यमान में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो परिवर्तन हमें यहाँ पे यानी इस गोला को घेर देंगे और इसके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर परिवर्तन करना रहता तो ऑक्सीजन 4 पुराना रहता, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 पुरा देते, फेरस यानी 3 पुराना रहता तो यहाँ पे 3 लिख के हम पुरा देते। लेकिन इस प्रकार से हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा यह सूत्र द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है आप न तो निर्माण कर सकते किसी भी तत्व यानी किसी भी तत्वों का, ना ही किसी भी तत्वों का विनाश कर सकते। तो हम किस प्रकार से करेंगे, विनाश भी करना रहता तो हम विनाश करके हटा देते तो हो जाता। क्योंकि देखिए हटाने से Fe एक है इधर, तो हमें यानी RHS में हमें एक लाना है तो क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे तो हो जाएगा ना। तो हमें यह कार्य करना ही नहीं, यानी इस गोले के अंदर कुछ भी नहीं करना है। आपको संतुलित करने का पहला नियम यही कहता है कि आप गोले के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपको LHS बराबर करना होगा RHS के बराबर। तो देखिए फेरस यानी Fe कितना है, Fe 1 है हमारा LHS में और RHS में Fe कितना है 3 है। ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन हमारा 1 है और ये इधर कितना है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना है, सॉरी ऑक्सीजन कितना है 4 है तो 4 लिख दिए। हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन हमारा इधर दिख रहा है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है और इधर हाइड्रोजन हमारा कितना दिख रहा है, हाइड्रोजन 2 दिख रहा है। चलिए लिख दी। सबसे पहले हमें सुविधाजनक के लिए अगर संतुलित किसी भी चीज को करना रहता है तो हम आसान रास्ता अपनाएंगे। आसान रास्ता किस प्रकार से अपनाएंगे, सबसे पहले इस संतुलित समीकरण जिसको हमें संतुलित करना है इसमें देखेंगे 12 संख्या किसका है, सबसे ज्यादा कौन संख्या है, तो सबसे ज्यादा संख्या ऑक्सीजन है। कितना है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन हमें क्या करना पड़ेगा, RHS में जब ऑक्सीजन 4 है तो हमें LHS में भी ऑक्सीजन 4 करना पड़ेगा। तो 1 से हम 4 में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए जब हम ऑक्सीजन को 4 पुरा लिए, इधर भी 4 हो गया, तो इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है ना, है तो हाइड्रोजन को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यह दोनों साथ में, तो यह दोनों साथ में, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो इसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जब हाइड्रोजन 8 आ गया तो हमें RHS में भी हाइड्रोजन 8 आना चाहिए, तो इसमें भी क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। 4 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। यहाँ देखिए ये भी संतुलित हो गया, ये भी संतुलित हो गया, ये भी संतुलित हो गया, ये भी संतुलित हो गया। अब हमें फेरस यानी Fe को संतुलित करना है, तो Fe कितना है, RHS में 3 है और LHS में कितना है 1 है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, RHS में जितना है उतना से इसमें गुना करेंगे, तो 3 से
इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए हमारा यह संतुलित हो गया। तो अब देखिए हमें क्या करना था कि इसमें यानी चेंज करना नहीं था, अब हम इसे क्या किए संतुलित कर लिए। तो संतुलित कर लिए तो इसे हमें जब तक यहाँ पे दर्शाएंगे नहीं, ये तो संतुलित नहीं है, इसे दर्शाने के लिए क्या करेंगे बॉक्स के नीचे जो जो कार्य हम किए उसको लिख देंगे। तो हम Fe को क्या लिख देंगे, Fe में हम क्या किए 3 से गुना किए तो 3 हमारा इधर हो जाएगा। अब देखिए RHS में जितना था उतना ही है। इधर देखिए ऑक्सीजन में 4 किए तो ऑक्सीजन में इधर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम अभिक्रिया कराया तो कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे आपको प्लस की चिन्ह भी दिखना है तो आप देखिए गोला के इधर ही करना है, ठीक है। तो ये हमारा 4 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए हाइड्रोजन भी हमारा 4 हो गया, इधर भी। अब इधर करना है, अब हमें क्या करना है LHS को कर लिए, अब हमें RHS में देखना है। तो देखिए Fe3O4 यह सही है, लेकिन हाइड्रोजन तो 2 ही है। तो हाइड्रोजन 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को तो हमें कितना बनाना है 4 बनाना है, यानी 8 बनाना है। सुनिए हाइड्रोजन को कितना बनाना है तो 8 बनाना है। तो हाइड्रोजन को 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लगा देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4H2O हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हम किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। क्या किए हमने, इसको यहाँ पे ना समझे तो यहाँ पर लिखे 3Fe, संतुलित किए तो निकला 4H2O, अभिक्रिया इधर हुआ तो क्या हो गया Fe3O4 प्लस 4H2O। देखिए याद रखिएगा एक बात, ये जो लिखाता है अगर हम संतुलित करते हैं तो यह बॉक्स के बाहर ही लिखाता है, आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। संतुलित करने के बाद लिख सकते हैं, लेकिन संतुलित करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है LHS को बराबर करना पड़ता है और RHS को बराबर करना पड़ता है। RHS के बराबर करने के लिए जैसे यहाँ पे Fe3 1 था तो हम RHS में कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 से गुना करके इसको भी 3 कर दिए। यहाँ पे देखिए और कितना था ऑक्सीजन 4 था, तो ऑक्सीजन 4 था तो हम 1 से गुना किए तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन 4 हुआ तो ऑक्सीजन किसके साथ है हाइड्रोजन के साथ है, तो हाइड्रोजन को भी हमें कितना करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। तो इसमें क्या किया 4 से फिर गुना कर दिए तो ये कितना हो गया 8 हो गया। इधर भी कितना हो गया 4 से गुना किए, यानी 2 था तो क्या किए 4 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि हमें सेम लाना है, तो 8 कर दिए। तो ये देखिए हाइड्रोजन भी 8 हो गया, यानी 4H2O हाइड्रोजन 8 हो गया। यहाँ पर भी देख लीजिए और यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, 4H2O हाइड्रोजन 8 हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। संतुलित करने के लिए एक बात याद रखिएगा, अनुमानित अनुसार से भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, लेकिन यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार से हमने समीकरण को संतुलित करना सीखा। अनुमानित तरीका से हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 1-2 उदाहरण आपको बताते हैं। अनुमानित तरीका से भी ना आप लोग इसको संतुलित कर सकते हैं, किस प्रकार से कीजिएगा, लेकिन अनुमानित तरीका नहीं, हमें हमेशा याद रखना है LHS को और RHS को बराबर करेंगे तभी जाकर हमारा समीकरण संतुलित हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। कभी कभी अनुमानित रूप से भी हम कर सकते हैं, अगर आसान हो तो अनुमानित रूप से किया जा सकता है। अनुमानित तरीका से कैसे करेंगे, जैसे देखिए मैग्नीशियम अभिक्रिया कर रहा है, किसके साथ कर रहा है तो HCl के साथ कर रहा है। तो यह उत्पाद बनाकर क्या देता है, यह उत्पाद बनाकर देखता है MgCl2 प्लस H2 बनाकर देता है। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हमें कुछ नजर आ रहा होगा, कुछ ही कमी होगा, तो इसे हम अनुमानित तरीका से भी कर सकते हैं। जैसे MgCl2 है, ठीक है MgCl2 है, H2 है, लेकिन यहाँ पे देखिए H2 है लेकिन H हमारा यहाँ पे एक ही है, तो बाबा H एक है और Cl भी कितना है, Cl भी हमारा इधर एक है। तो हम क्या यहाँ पे अगर 2 का प्रयोग कर दे, जैसे सबको तो घेरा करना पड़ता है, चलिए ठीक है यहाँ पे 2 का प्रयोग कर दिए तो क्या होगा 2HCl हो गया। यानी इस प्रकार से अनुमानित तरीका से भी कर सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण समझते हैं, 2KClO3 यह अभिक्रिया करता है, 2KClO3 अभिक्रिया करता है तो बनाता है KCl प्लस 3O2, क्या बनाता है 3O2 यह बनाता है। तो चलिए अगर इसको हमें संतुलित करना हो तो किस प्रकार से करेंगे, बड़ा आसान है। इसको देखिएगा तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे क्या है 2KClO3 अभिक्रिया कर रहा है, तो ये उत्पाद में क्या बना कर दे रहा है KCl प्लस 3O2 यह उत्पाद में बना कर दे रहा है। तो कुछ ही कमी का ना, जिससे देखिए हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे किस चीज की कमी है। तो कमी हमें नजर आएगा सिर्फ किसका, तो
टू का, देखिए टू का कहाँ पर, तो यहाँ पर 2KCl, तो 2KCl है तो बाबा 2KCl तो हमें लिखना, क्योंकि टू O3 भी तो यहाँ पर O3 भी आ रहा है, 3O2 है तो 3O2 तो हमें हो ही जा रहा है, लेकिन हमें 2KCl लाना है। तो 2KCl लाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके पहले 2 लगा सकते हैं, 2 लगाकर हम इसे क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। यानी अनुमानित तरीके से भी आप संतुलित कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रयोग कीजिए, और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रयोग करके उससे हम LHS को बराबर कर लेंगे और RHS को बराबर कर लेंगे। इस प्रकार से हम इसको संतुलित कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब संतुलित करते हैं ना तो एक और पॉइंट को हमें याद रखना पड़ेगा। अब एक चीज को समझते हैं, एक चीज को समझना हमारे लिए जरूरी है। जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया करा है, तो अभिक्रिया करा ना तो उसको बेहतर दिखाने के लिए, यानी एग्जामिनर को बेहतर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके भौतिक अवस्था को भी दर्शाते हैं। भौतिक अवस्था को कैसे दर्शाएंगे, भौतिक अवस्था का दर्शाने का मतलब जैसे गैस है तो गैस के लिए हम G का प्रयोग करते हैं, द्रव है तो द्रव के लिए हम L का, लिक्विड को L से प्रयोग करते हैं, जलीय यानी एक्वस के लिए AQ का प्रयोग करते हैं, ठोस के लिए हम S का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करके उसके हम यानी उसके भौतिक अवस्था को भी दर्शाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम उसके भौतिक अवस्था के साथ उसके ताप, प्रेरक और दाब को भी हम दर्शाते हैं। जैसे दाब को दर्शाने के लिए एक उदाहरण लिया हूं, ताप द्रव, जैसे CA कितने में रहते हैं, यानी कैल्शियम में जो कितने में रहते हैं, तो गैस अवस्था में रहते हैं। H2 यानी ये किस में रहते हैं, तो गैस अवस्था में रहते हैं। और इस पे है ना, अगर हम दाब इतना का 340 एटम का दाब ना बनाएंगे जब तक हमें यह प्राप्त ही नहीं होगा। तो हमें दाब, जैसे हम इसको प्राप्त करने के लिए कितना चीज का दाब लगाते हैं, तो कितना चीज का दाब लगाते हैं, तो 340 एटम का दाब लगाते हैं, तो अब हमें जाकर क्या प्राप्त होता है, CH3OH यह लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता है। तो हमें यह दर्शाने के लिए, यानी किसी भी चीज को बेहतर दिखाने के लिए हम उनके भौतिक अवस्था का प्रयोग करते हैं, साथ में उसका दाब, उत्प्रेरक या आदि चीजों को दर्शाने के लिए हम दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया, उसके बाद आपका ताप हो गया, यानी ताप को, दाब को, उत्प्रेरक को हम तीर के ऊपर दर्शाते हैं ताकि हमें उसके भौतिक अवस्था को बेहतरीन तरीका से हम जान सके। इस प्रकार से हम आज के इस वीडियो में क्या सीखा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है यह भी सीखे, उसके साथ साथ यह भी सीखे कि रासायनिक अभिक्रिया को बेहतर लिखने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। यानी आज की क्लास में हमने, यानी क्रैश कोर्स के दूसरे वीडियो में रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना है, रासायनिक समीकरण को आखिर संतुलित करने की क्यों जरूरी पड़े, इन सारे टॉपिक पे चर्चा के साथ में यह भी सीखा कि रासायनिक समीकरण को अगर हम बेहतरीन तरीके से दर्शाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम गैस का, द्रव्य का, जलीय का और उत्प्रेरक, ताप दर्शाने के लिए तीर के ऊपर हम इसका भी प्रयोग करते हैं। यानी इस प्रकार से हम आज रासायनिक समीकरण के बारे में बेहतरीन तरीका से जानकारी दे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम भी बताए आप सभी को। तो आशा करते हैं आज की यह क्लास आपको काफी बेहतर लगा। प्लीज बेहतर लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। एंड आपका कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके लिए आज 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन है आपका, रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसे संतुलित करना क्यों जरूरी है। इस प्रश्न को सुनिएगा, प्रश्न क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसे संतुलित करना क्यों जरूरी होता है। इस प्रश्न को आपको बनाना है। साथ में आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लग रहा है जिसमें आपको बहुत सारे सवालों को सॉल्व करना है, यानी उसे संतुलित करना है। तो संतुलित करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यूं ही जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। जब भी कोई सवाल या क्वेश्चन हो तो आप हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि हम आपके सवाल पे वर्क कर सकते हैं। यूं ही जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ, क्योंकि दीक्षा फैमिली आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। क्रैश कोर्स कैसा लग रहा है आप लोग बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।